मैं पहले माफी चाहती हूँ, मैं तेलुगु में बात नहीं कर सकती, हिंदी में बात कर रही हूँ। आशा कर रही हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग समझ पाएंगे मेरी बात को। साथियों, मैं मजदूर आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ और साथ में मानव अधिकार आंदोलन से भी जुड़ी हुई हूँ, अधिवक्ता हूँ। और हमारा एक संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, जो छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं के लिए, जैसे आपका यहाँ तेलंगाना प्रजा फ्रंट है, ऐसा हमारा भी एक संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूरों और किसानों का संगठन है, जो मुख्य रूप से मजदूर वर्ग के ऊपर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा साथियों, बहुत पहले 80 के दशक में 1980s में, कभी 83-84 में शायद, इसी हैदराबाद शहर में राष्ट्रीयताओं पर एक सेमिनार हुआ था, जिसमें उस समय हमारे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जो मजदूर नेता शहीद कॉमरेड शंकर गुहानी योगी ने भी भाग लिया था। उस समय न छत्तीसगढ़ बना था और न तेलंगाना बना था, लेकिन उन दिनों के ही मीटिंग में छत्तीसगढ़ की भी चर्चा हुई थी और तेलंगाना की भी चर्चा हुई थी। साथियों, शहीद नियोगी अक्सर बोलते थे कि जो इतिहास है, इतिहास को चलाने के दो बड़े मोटर होते हैं, दो बड़े इंजन होते हैं जो इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ग संघर्ष और एक राष्ट्रीय मुक्ति का संघर्ष। और हमारा जैसा देश, जिसमें एक सामंती ढांचे के ऊपर एक साम्राज्यवाद परस्त एक पूंजीवाद थोपा गया है, ऐसे देश में बहुत विषमताएं हैं और उन विषमताओं से पैदा होती है जो राष्ट्रीयताओं का जो संघर्ष है, राष्ट्रीयताओं की लड़ाई। हमारी जमीन, हमारे अधिकार, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता, ये लड़ाई जो है वहां से पैदा होती है। और पिछले दिनों से हमने देखा कि तेलंगाना के अंदर किस रूप से, वृहद रूप में विद्यार्थी साथियों ने, कर्मचारी साथियों ने, किसानों ने, आम जनता ने जो है एक तेलंगाना की मांग की और तेलंगाना राज्य आपको मिला भी। अब सवाल ये है, फिर आगे किस बात की लड़ाई है? बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सवाल ये है कि इस लड़ाई के नेतृत्व में कौन है? योगी जी बोलते थे कि जिस राष्ट्रीयता के संघर्ष को का नेतृत्व मध्यम वर्ग के हाथ में हो केवल, उसमें क्या हो जाता है, जैसे हमने शिवसेना में देखा, जैसे हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में देखा कि राष्ट्रीयता का अर्थ है दूसरे लोगों को भगाओ, मराठी मानो तो बिहारी को भगाओ, तो इसका कत्ल कर दो, इसका कत्ल कर दो। लेकिन यदि वो संघर्ष मेहनत कर जनता के हाथ में होता है, यदि वो नेतृत्व मेहनत कर जनता के हाथ में होता है, मजदूरों किसानों के हाथ में होता है, तो वो वर्ग आधारित लड़ाई होती है। तब लड़ाई क्या होती है? तब लड़ाई ये होती है कि जो यहाँ के संसाधन है, उन संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए कि यहाँ की जनता खुशहाल रहे, यहाँ की जनता आगे बढ़े, यहाँ की जनता का जीवन स्तर आगे बढ़े। और यही असली जो है वो लड़ाई है जिसके लिए हमने तेलंगाना का स्वप्न देखा है, हमने छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखा है। साथियों, ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल कि यहाँ के संसाधनों का निर्णय कौन करेगा, यहाँ के संसाधनों के उपयोग के बारे में कौन तय करेगा, ये बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, आज की परिस्थिति में जो नए राज्य बन रहे हैं वो इस माहौल में बन रहे हैं। पूरी दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय जो है वित्तीय बाजार में भारी संकट, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, पूंजीवाद के ऊपर भारी संकट आ रहा है। पूंजीवाद इस भारी संकट को कैसे हल कर सकता है? दो ही तरीके हैं उसके पास। या तो जो पश्चिम में, जो यूरोप में, जो अमेरिका में, इंग्लैंड में उन्होंने जनता को सुविधाएं दे रखी है, वो उनको वापस लेनी पड़ेगी और वो उनको लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन वहां की जनता बहुत लड़ रही है, वो कह रहे हैं नहीं, ये आप नहीं कर सकते, मजदूरों के वेतन कम नहीं कर सकते, जनता की सुविधाएं नहीं कम कर सकते। फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता उनके पास ये है कि जहां जहां संसाधन है उसको लूटो, संसाधनों को लूटो। तो एक संसाधनों को लूटने के लिए देशी विदेशी कंपनियों
घराना नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत घोर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि साथी हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर हम परिस्थिति को आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की इच्छा, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता की, और योगी जी तो हम लोग तो जिस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बोलते थे, छत्तीसगढ़ कॉमा बस्तर बोलते थे, क्योंकि बस्तर जो है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपना एक इतिहास है। वो शायद छत्तीसगढ़ से भी अलग है, अपनी एक इतिहास एक दिन बनाएगा, एक अपना पहचान बनाए। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लड़ाइयाँ ये थी, और इसके लिए इनकी इच्छा थी अपना स्वनिर्णय करने का। छत्तीसगढ़ राज्य में 32% आदिवासी है, 14% दलित है। वहाँ का 60% जो क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है। लेकिन राज्य के बाद हमें क्या मिला? यदि हम इसके लिए संगठित नहीं होते, इसके लिए विचार नहीं बनाते, इसके लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ते, तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या हुआ। अभी ये रमन सिंह का तीसरा टर्म चल रहा है। पहले टर्म में उन्होंने धड़ाधड़ स्पॉन्ज आयरन की प्लांट्स लगे, बहुत सारे स्पॉन्ज आयरन की प्लांट लगे, और उस स्पॉन्ज आयरन के प्लांट जो थे 12-12 घंटे लोगों का काम कराना, खूब प्रदूषण करना, ये स्थिति थी। उस समय चाइना में बूम चल रहा था, उसके लिए जमीनें ले ली गई, खूब लूटमार बची गई। आज उनमें से आधे जो है ठप पड़े हैं। मजदूरों की भी स्थिति है कि क्या किया जाए। दूसरे दौर में पावर प्लांट का दौर चल, साथियों जैसे आपके यहाँ श्रीकाकुलम में चल रहा है, हमारे यहाँ जांजगीर एक जिला है। वो जांजगीर जिला एक जमाने में अकालग्रस्त जिला होता था, वहाँ हमेशा अकाल पड़ता था, और पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी कम सिंचित क्षेत्र है, पूरे छत्तीसगढ़ का सिंचित क्षेत्र 20% भी नहीं है। लेकिन जांजगीर में 78%, 78% इरिगेटेड था। वहाँ इन्होंने क्या किया? 34 पावर प्लांट लगा, 34 पावर प्लांट, पूरा पानी वहाँ जा रहा है, जमीन उसमें जा रहा है। पावर प्लांट्स के मारे हम लोग परेशान। आज तीसरा दौर है रमन सिंह का, इसमें खदानें खुल रही है, कोयला की खदानें सरगुजा में, जशपुर में, सब जगह खुलने की तैयारियां चल रही। साथियों इतने बड़े पैमाने पे किसानों की जमीन उनके हाथ से निकल रही है, बहुत बड़े पैमाने पर उपजाऊ कृषि, जो उपजाऊ कृषि जमीन है, फर्टाइल जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो लोगों के हाथ से निकलते जा रहे हैं। 10 साल के अंदर अकेले रायगढ़ जिले में 2 लाख एकड़ किसान के हाथ से निकल गए। अभी किसानों का संकट बढ़ता जा रहा है। हम सोचते थे छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो हमारा माइग्रेशन कम होगा, पलायन कम होगा। पलायन उतना ही है, आज भी पट्टों में लोग बंधुआए हैं। कश्मीर से लेकर के चेन्नई तक जो है छत्तीसगढ़ का मजदूर मजदूरी करने निकल रहा है। आपके हैदराबाद शहर में भी बहुत सारा छत्तीसगढ़ का मजदूर है आज भी। साथियों ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरे जशपुर जिले से जो है दिल्ली और मुंबई शहर में जो बच्चों को देखने वाले छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो सब इन जिलों से आती हैं। तो फिर क्या हुआ? वहाँ तो बड़ा विकास हो रहा है, वहाँ तो ग्रोथ रेट दिखाए जा रहे हैं। तो क्या है? वो स्पष्ट है कि पूरा जो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसको पूरा कॉर्पोरेट चलाना है। कॉर्पोरेट जो है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो वन विभाग का अधिकारी हो, चाहे प्रदूषण विभाग का अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, हेल्थ लेबर ऑफिसर हो, हेल्थ ऑफिसर हो, सब उनकी जेब में चल रहे हैं। और सब जो है धीरे 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 एक संसाधनों का बड़ा ट्रांसफर जो है किसानों की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से उद्योगपतियों की तरफ जा रहा है। साथियों ये आपको रोकना है। आज हम सुबह गए थे, बहुत बड़े स्मारक था जहाँ 1969 से लेके आपके शहीद इस तेलंगाना का सपना देखते आए हैं। वो कैसा सपना था? उस सपने की लाइन में जब हमको सोचना है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस किस रूप से हम अपने अधिकारों के लिए संगठित हों। ये सही है कि आज जो सपना कुछ लोगों ने देखा था वो बहुत बृहद हो गया है, आप लोग बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं, लेकिन बृहद होने का अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर का विचार डाइल्यूट हो जाए, उसके अंदर का विचार जो है वो धुंधला हो जाए, ऐसा ना हो। वो लक्ष्य हमें बड़ा साफ रहे। वो लक्ष्य क्या था? आज साथी मैंने सुना है कि तेलंगाना के अंदर अनुसूचित क्षेत्र बहुत ज्यादा है। इन अनुसूचित क्षेत्रों में हमको प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमारे पास एक कानून है, पेशा कानून। पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभाओं के बिना कोई प्रोजेक्ट नहीं लग सकते।
तारीख को। उस समय जब वो हत्या हुई थी, जब बलात्कार हुआ था, तो मेरी उम्र के, अधेड़ उम्र की औरतों ने निर्वस्त्र होकर के बहुत बड़ा बैनर लेके इंडियन आर्मी रेपस ऐसे करके असम राइफल्स के सामने एक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन से पूरा देश हिल गया था, रोंगटे खड़े हो गए थे लोगों के, ये क्या हो रहा है। पूरे मणिपुर में आग लग गई थी, आप जैसे छात्र नौजवान लड़ाई करने लगे थे, मनमोहन सिंह को भी जाके आश्वासन देना पड़ा था। मैं इस राज्य से आफ्स्पा कानून, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो सेना को ये पावर देती है, सेना को कि वो कहीं भी घुस करके किसी को भी मार सकती है, ये इसको हटाओ न करके वो बोले थे। जब 15 अगस्त यहाँ पर दिल्ली में मनाया जा रहा था, उस समय एक छात्र ने अपने आप को आग लगाई थी, क्योंकि उन्होंने कभी अपना वचन पालन नहीं किया। साथियों, क्या आप जानते हैं, उस मनोरमा की जांच के लिए मणिपुर राज्य ने एक जांच कमेटी बैठाई थी, न्यायिक जांच, जुडिशियल इंक्वायरी। उस जुडिशियल इंक्वायरी में ये पता चला कि मनोरमा का बलात्कार किया गया। उसमें आरती के लोग दोषी थे। ये जब जानकारी, ये जब पूरी बात जांच में खुल के आई, उस समय जो असम राइफल्स और यूनियन ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि मणिपुर स्टेट को कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है, इट डज नॉट हैव jurisdiction to give a judicial inquiry on मनोरमा's rape and murder। साथ ही अगर ऐसा राज हमको मिले तो कोई काम का है, जहां हमारी बहन का जो है बलात्कार और हत्या के बारे में भी हम जांच न कर सके, ऐसे का फायदा नहीं है। हमको कम से कम अपने संविधान का जीने का अधिकार मिले। साथियों, आपके यहाँ, आपके तेलंगाना में, हमारे बस्तर से जिस समय तलवा जुलूम, जिस समय ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी कार्रवाइयाँ होती है, वहाँ से भाग के आदिवासी बड़े संख्या में यहाँ आते हैं। क्या आपका राज कहेगा कि इसके पीछे पीछे आके गोली मारना जायज है? क्या आपका राज ये कहेगा कि फर्जी भेंट करना जायज है? नहीं होना चाहिए ये। और इसके लिए ऐसा राज आप बनाइए जिस राज की कम से कम लोगों की जान सुरक्षित है। पहले जान, उसके बाद तो जमीन और अधिकार की बात है। जब जान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो बाकी क्या रहेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों की लड़ाई को सलाम करती हूँ कि आपने लड़के तेलंगाना राज्य लिया, और आप लोगों को मैं बहुत समर्थन करती हूँ, आशा करती हूँ साथियों कि आप उन राजनीतिक विचारों को जो सही में समानता लाए, जो सही में बराबरी लाए, सही में अधिकार लाए, समाजवाद लाए, ऐसे विचारों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम लोग एक मुट्ठी भर लोग दिख सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि दही को जमाने के लिए बहुत